नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागढ़ चैनल और आज हम बात करेंगे भारत के राज्य व्यवस्था की और प्रेसिडेंट पार्ट 2 की। ठीक, कल छोड़ा था उसके आगे आज हम बात करेंगे। देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है और उसमें कौन कौन भाग लेता है, इसको हम देखेंगे। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 द्वारा निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। यानी इसका मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952 के द्वारा जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। कैसे कराता है आगे देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन सी पद्धति है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। इसके साथ कौन सी? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है आर्टिकल 55 का 3 में। सेकंड पॉइंट देखेंगे, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता रखी जाएगी। यानी इसका मतलब यह है सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व का मापमान है वो एक रूप रखा जाएगा। जनसंख्या जहाँ कम हो या ज्यादा हो, जहाँ एमएलए वहाँ के ज्यादा हो या कम हो, सबकी एक रूपता रखी जाएगी और सबका मापमान एक समान रहेगा। यानी कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, चाहे वो सिक्किम का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो। इसकी चर्चा आर्टिकल 55 के 1 में की गई है। इसके आगे देखेंगे, किसी राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन सदस्यों के मत का मूल्य। इस राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचन सदस्य के मतों का मूल्य कैसे निकालेंगे? देखेंगे पहले, राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा की निर्वाचन कुल संख्या। राज्य की जनसंख्या देखेंगे हम कितनी है, उस जनसंख्या में उस राज्य में कितने विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, उनको उसमें डिवाइड करेंगे इनटू 1/1000 करेंगे तो पर एमएलए वैल्यू निकल आएगी। एक बार दोबारा समझते हैं, किसी राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य कैसे निकालना है? राज्यों की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित कुल संख्या इंटू 1/1000। यानी विधानसभा के जो एमएलए हैं उनका मूल्य हम निकाल सकते हैं इसके द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ऐसा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले राज्यों को किया गया है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन 1971 की जनसंख्या के अनुसार 2026 तक किया गया है। ये ऐसा इसलिए किया गया है जिससे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले राज्यों को भी ध्यान रखा गया है। जहां जनसंख्या को नियंत्रित
किया गया है, इसलिए आगे देखते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जन्मदाता ब्रिटिश प्रधान हैमर हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जन्मदाता ब्रिटिश प्रधान हैमर हैं क्योंकि डेनमार्क के मंत्री एंड्रे ने उसे 1956 में लागू किया था। क्योंकि डेनमार्क के मंत्री एंड्रे ने उसे 1956 में लागू किया था। फिर ये आपका पीटी का क्वेश्चन है, ये आपके पीटी का क्वेश्चन है। देखते हैं। पहला आपका ये बनता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो हैमर है। इसको कब लागू किया गया? 1956 में। कहां पर किया गया? डेनमार्क में। ये 3 पॉइंट हैं जो आपके पीटी के बन सकते हैं। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट, संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य, यानी संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके मतों का मूल्य कैसे निकालना है? तो उसके लिए विधानसभाओं के मतों का मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, एमएलए के मतों का मूल्य आएगा ऊपर, और नीचे संसद की निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको कुल टोटल करके इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपके संसद के दोनों सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निकल आएगा। 56 देखेंगे। आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से, यानी राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। कितने वर्ष तक करेगा? 5 वर्ष तक। अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने पद पर बना रहेगा, यानी उसके पद की अवधि समाप्त हो जाए फिर भी वो अपने पद पर बना रहेगा। हालांकि आर्टिकल 62 के अनुसार यह प्रावधान करता है कि अगले राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन पूर्व राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। आर्टिकल 62 को हम देखेंगे, थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है। आर्टिकल 62 के अनुसार राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन पूर्व राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पहले, कैसे? समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाए। कोई राष्ट्रपति है तो उसका पद खत्म समाप्त होने से पहले अगले राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा, उसके बाद आगे प्रक्रिया चालू की जाएगी। और इसमें कार्यकाल में एक फैक्टर क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक का होता है? तो 5 वर्ष तक का होता है। कब से होता है? पद ग्रहण करने की तारीख से। कब से होता है? पद ग्रहण करने की तारीख से होता है। आगे देखते हैं। आकस्मिक रिक्तता के स्थान पर राष्ट्रपति का निर्वाचन
यथाशीघ्र और प्रत्येक स्थिति में 6 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। यानी आकस्मिकता, राष्ट्रपति की तबीयत खराब होती है या राष्ट्रपति खत्म हो जा समाप्त डेथ हो जाती है राष्ट्रपति की, तो उसके स्थान पर राष्ट्रपति का निर्वाचन यथाशीघ्र होगा या प्रत्येक स्थिति में 6 माह के भीतर पूरा करा लिया जाएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा त्याग कर सकता है या त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को नियत अवधि से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। यानी इम्पीचमेंट द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद अवधि के पूर्व ही हटा दिया जाएगा। इम्पीचमेंट को हम डिटेल से आगे देखेंगे कि उसको पद से हटाया जाता है, किस सदन में पेश किया जाता है, महाभियोग प्रक्रिया, उनके कौन सा बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए या विशेष बहुमत चाहिए या 2/3 बहुमत चाहिए, इसको हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, महाभियोग द्वारा पद से हटाए जाने पर या किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद त्याग दे या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए या आकस्मिक स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालेगा। और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, कहीं से बाहर गए हैं विदेश यात्रा में, तो यदि वो नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालेगा। और यदि वो नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर चुका है और करेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। यानी अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी जगह उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति के पद की शर्तें, इसको देखते हैं। आर्टिकल 59। राष्ट्रपति के पद की शर्तें यानी क्या कंडीशंस हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, उन कंडीशंस को देखेंगे। पहला, राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, चाहे संसद में लोकसभा सदन हो या राज्यसभा सदन हो, राज्य विधानमंडल में विधानसभा सदन हो या विधान परिषद सदन हो, किसी का सदस्य नहीं होगा। और यदि ऐसा कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसके पद ग्रहण करने की तारीख से सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। अगर कोई राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल में सदस्य
है और वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो निर्वाचित होने की तारीख से जो सदन का पद है जो राष्ट्रपति वाला वो रिक्त माना जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होगा। जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर है तो किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट देखेंगे, वह बिना किराए के अपने आवास का प्रयोग तथा संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न भत्तों का अधिकार होगा। राष्ट्रपति बिना किराया दिए हुए अपने आवास में रह सकेगा और संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न भत्तों का अधिकार होगा। यह राष्ट्रपति भवन की बात हो रही है। आवास मतलब राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है वहां, और संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न भत्तों का अधिकार होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकेगी। राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर हैं, कार्यकाल पर हैं, तो उसके वेतन और भत्तों में कोई कमी नहीं की जाएगी। उनकी मर्जी अलग है। राष्ट्रपति अपने इमरजेंसी में अपने वेतन को कम कर दें या माफ कर दें, महीने के दान कर दें। जैसे इस समय रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने 1 महीने की सैलरी पीएम केयर फंड में दान कर दी है और अपना पूरे साल का 30% पीएम केयर फंड में दान कर दिया है। वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जाएगी। अपनी मर्जी से वो दान कर सकते हैं, इमरजेंसी सहायता दान कर सकते हैं। जैसे पीएम केयर फंड में रामनाथ कोविंद जी ने इस समय 1 महीने की सैलरी दान की है। आगे देखते हैं 5वां पॉइंट, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, इसीलिए संसद में इन पर मतदान नहीं होता। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इसलिए संसद इन पर कोई भी मतदान नहीं कराएगा। वेतन भत्ते मिलते हैं भारत की संचित निधि से मिलते हैं। आर्टिकल 16, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि की रक्षा तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ और उस पर हस्ताक्षर करेगा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेंगे। किसके समक्ष लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेंगे। अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 60 में है। ये क्वेश्चन कई बार पीटी में आ चुका है और आता रहता है, तो आपको आर्टिकल 16 अच्छी तरह से समझना है क्योंकि पेपर में आता रहता है। राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है या नहीं, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं है तो उनके जो नीचे न्यायाधीश है वो शपथ दिलाएंगे। ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यहाँ से पीटी के क्वेश्चन बनते हैं।
61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? 61 में है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में किया जा सकता है, लेकिन करने के लिए वह सदन में कम से कम 14 दिन पूर्व एक लिखित संकल्प प्रस्तावित करेंगे या लिखित नोटिस राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। उस प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा। ऐसी जांच के दौरान स्वयं राष्ट्रपति या अपने प्रतिनिधि द्वारा सफाई देने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इस आरोप को सिद्ध मानते हुए सदन की संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर दें, तो ऐसे संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत हो जाएगा। थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। पहला, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ होगी? संसद में होगी और किसी भी सदन में हो सकती है, चाहे राज्यसभा सदन हो या है आपका लोकसभा सदन हो। और इससे पहले क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा लिखित, और उसमें कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उस प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर उसको दूसरे सदन में भेजेंगे, वो आरोप की जांच करेंगे और जांच के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा अपनी सफाई दे सके। दूसरा सदन इस आरोप को सिद्ध मानते हुए कुल सदस्य संख्या को 2/3 बहुमत द्वारा पारित करेंगे, यानी विशेष बहुमत द्वारा पारित करेंगे। तो ऐसे संकल्प पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से क्या हो जाएगा? पदच्युत हो जाएगा, यानी अपने पद से हट जाएगा। देखते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के सभी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निश्चय अंतिम होगा। यह आर्टिकल 71 में है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, इन दोनों का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग की देखरेख में होगा या होता है। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उसके द्वारा किए गए कार्य बुद्धिमान नहीं होंगे। यानी इसका मतलब देख लेते हैं। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद या उनके दोनों का निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा या उनकी देखरेख में होगा।
सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर देता है तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अपने शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन उसके द्वारा गए को अवधिमान नहीं माना जाएगा। वो जो कर्तव्य और शक्तियों का प्रयोग किया गया है, कर्तव्यों का पालन किया गया है, वो सब मान्य होंगे। आगे देखते हैं। ग्यारहवें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता और न ही अवैध ठहराया जा सकता कि राज्य विधानसभा के भंग हो जाने पर निर्वाचन नामावली अधूरी थी। यानी 11वें संविधान संशोधन ये कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किसी भी आधार पर स्थगित नहीं किया सकता और न ही अवैध ठहराया जा सकता क्योंकि राज्य विधानसभा भंग हो गई है तो निर्वाचन नामावली अधूरी थी। ऐसा कोई नहीं चलेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चाहे राज्य विधानसभा भंग हो जाए मगर राष्ट्रपति का निर्वाचन पूर्ण माना जाएगा। आज तक के लिए इतना। राष्ट्रपति के शक्तियों को हम अगले भाग में